प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है जेनेटिक बेसिस ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स एंड प्योर लाइन थ्योरी। जो स्वपरागित फसलें हैं उनका आनुवंशिक आधार क्या है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे इसमें। प्लस शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत या प्योर लाइन थ्योरी क्या चीज़ होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो स्वपरागित फसलें हैं उनका आनुवंशिक आधार क्या है, या जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं उनका जेनेटिक बेसिस क्या है, ठीक है। तो स्वपरागित फसलों में या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में जो पौधे हैं या प्लांट्स हैं उनमें लगातार क्या होता है, अभी स्वपरागन होता है या सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब इस सेल्फ पॉलिनेशन का क्या प्रभाव होता है पौधे के जीन प्रारूप के ऊपर या प्लांट के जीनोटाइप पर, इसका क्या प्रभाव होता है। तो स्वपरागन के कारण प्रत्येक पीढ़ी में विषम युग्मनजता जो है वो पिछली पीढ़ी की आधी हो जाती है, जबकि सम युग्मनजता जो है वो उसी अनुपात में बढ़ती जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है ये हम लोग देखेंगे आगे एग्जाम्पल के अंदर। तो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से जो हर एक जनरेशन है ना, इस जनरेशन में जो हेट्रोजाइगोसिटी है वो तो लास्ट जनरेशन की क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है या आधी हो जाती है, जबकि जो होमोजाइगोसिटी है या समयुग्मनजता है ये उसी अनुपात में या उसी रेशियो के अंदर इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब समयुग्मनजता क्या है, अभी समानुपाती है स्वपरागन की, या होमोजाइगोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सेल्फ पॉलिनेशन की। जबकि जो विषम युग्मनजता है या हेट्रोजाइगोसिटी है इसका स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन से क्या क्या रिलेशन है, अभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है वो आपको ध्यान में रखना है। अब जो समयुग्मनजता है या होमोजाइगोसिटी है ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो किसी भी पादप समष्टि में समयुग्मनज अवस्था में उपस्थित जीनों की प्रतिशत आवृत्ति को उस समष्टि की क्या बोलते हैं हम लोग, समयुग्मनजता बोलते हैं, ठीक है। होमोजाइगोसिटी क्या होती है, अभी एक प्लांट पॉपुलेशन में होमोजाइगस स्टेट में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी जो परसेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या कहलाती है, होमोजाइगोसिटी कहलाती है। या हम सीधा कहें तो समयुग्मनज अवस्था में उपस्थित जीनों की प्रतिशत मात्रा, ठीक है। होमोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट जीन्स की परसेंट अमाउंट क्या कहलाती है, समयुग्मनजता या होमोजाइगोसिटी कहलाती है, ठीक है। चलिए इसको अपने एक डायग्राम से समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि स्वपरागन के कारण या सेल्फ पॉलिनेशन के कारण क्या होता है, जो विषम युग्मनजता है या हेट्रोजाइगोसिटी है वो कम होती जाती है और जो समयुग्मनजता है या होमोजाइगोसिटी है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। इसको अपने इस डायग्राम से समझेंगे। हमें F1 पीढ़ी का एक पौधा लिया जो कैसा है, अभी हेट्रोजाइगस है, इसका जीन प्रारूप क्या है, कैपिटल A स्मॉल a है, ठीक है। तो इसका मतलब F1 पीढ़ी में जो पौधे होंगे वो क्या होंगे, 100% विषम युग्मनज होंगे या 100% क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, ठीक है। आपको दिख रहा है। अब हमने क्या किया, अभी इसमें स्वपरागन करवाया या सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाने पर हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होगी और F2 पीढ़ी में हमें 3 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, है ना। तीन जीन प्रारूप होंगे इनके। एक तो है कैपिटल A वाला, दूसरा कैपिटल A स्मॉल a वाला और तीसरा कौन सा है, स्मॉल a वाला। तो 3 अलग अलग टाइप के जीनोटाइप्स या जीन प्रारूप हमें मिलते हैं F2 पीढ़ी में, ठीक है, स्वपरागन के कारण, ठीक है। आप लोग देख सकते हो F1 पीढ़ी में कोई भी होमोजाइगस पेयर या समयुग्मनज जोड़ा जो है वो नहीं है, सिर्फ हेट्रोजाइगस था। लेकिन F2 पीढ़ी के अंदर क्या हुआ, 2 पेयर्स ऐसे आ गए जो कैसे हैं, होमोजाइगस हैं या समयुग्मनज, ठीक है, जबकि एक कैसा है, हेट्रोजाइगस। फिर से हमने इन पौधों के अंदर क्या करवाएंगे, स्वपरागन करवाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो जीन प्रारूप वाले पौधे हैं, कैपिटल A कैपिटल वाले जो पौधे हैं वो क्या करेंगे, कैपिटल A जीन प्रारूप वाले पौधे ही देंगे स्वपरागन करवाने पर, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाने पर। तो कैपिटल A को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब ये वाला जो स्मॉल ए जीन प्रारूप है F2 पीढ़ी के अंदर, ये किस प्रकार के संतति पौधे देगा आगे, स्मॉल ए जीन प्रारूप वाले, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और ये जो कैपिटल A स्मॉल a जीन प्रारूप वाले पौधे होंगे ये फिर से आगे क्या करेंगे, 3 प्रकार के पौधे देंगे। एक तो कैपिटल A जीन प्रारूप वाले, दूसरे कैपिटल A स्मॉल a जीनोटाइप वाले और तीसरे स्मॉल a जीनोटाइप वाले। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी F3 पीढ़ी में सिर्फ एक
जीन प्रारूप हेट्रोजाइगस या विषम युग्मज है, जबकि 4 जीन प्रारूप कैसे हैं, होमोजाइगस। ठीक है, 4 कैसे हो गए, होमोजाइगस हो गए। अब हमने क्या किया, अभी इनमें फिर से स्वपरागन करवाया ताकि हम लोग F4 पीढ़ी या F4 जनरेशन प्राप्त कर सकें। तो ये वाले जो कैपिटल ए है, ये किस प्रकार के पौधे उत्पन्न करेंगे, बिल्कुल सेम टाइप के, तो इनको हमने यहाँ पे लिख लिया। ये वाले जो कैपिटल ए जीन प्रारूप वाले पौधे हैं, ये किस प्रकार के प्लांट्स देंगे, बिल्कुल सेम टाइप के, तो ये भी कैपिटल ए हमने यहाँ लिख लिया। दूसरी तरफ इधर बात करते हैं हम लोग, ये स्मॉल जीन प्रारूप वाले पौधे जो हैं, ये स्वपरागन करके या सेल्फ पॉलिनेशन द्वारा कौन से प्लांट्स डेवलप करेंगे, स्मॉल ए जीन प्रारूप वाले। और ये वाले जो जीनोटाइप्स हैं, स्मॉल ए जीनोटाइप जो है, ये किस प्रकार के प्लांट्स डेवलप करेंगे, स्मॉल ए टाइप के, तो उसको हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब कौन सा बचा, ये बीच वाला बच गया, कैपिटल ए स्मॉल ए। ये जो जीन प्रारूप है फिर से स्वपरागन के द्वारा 3 प्रकार के पौधे विकसित करेगा। एक तो होगा कैपिटल ए जीन प्रारूप वाला, दूसरा कैपिटल ए स्मॉल ए जीन प्रारूप वाला, और तीसरा स्मॉल ए जीन प्रारूप वाला। तो F4 जनरेशन में हम लोग क्या देखते हैं, अभी एक जीन प्रारूप ऐसा है जो कैसा है, हेट्रोजाइगस या विषम युग्मज है, जबकि 6 जीन प्रारूप ऐसे हैं जो कैसे हैं, समयुग्मज हैं या होमोजाइगस। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग स्वपरागन करवा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं, वैसे वैसे जो होमोजाइगोसिटी है या होमोजाइगस पेयर्स हैं या समयुग्मज जो जोड़े हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि इनके कंपैरिजन में जो हेट्रोजाइगोसिटी है या विषम युग्मजता है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, यही आनुवंशिक आधार है या जेनेटिक बेसिस है किसका, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स का। ठीक है, चलिए अब अपने इसको चार्ट से समझ लेते हैं। अभी तो एक तरफ हमें जनरेशन या पीढ़ियाँ दे रखी हैं, F1, F2, F3, F4, और ये हमें F11 तक जाना है। ठीक है, दूसरी तरफ हमें 3 तरह के जीन प्रारूप दे रखे हैं, कैपिटल ए, दूसरा कैपिटल ए स्मॉल ए, और तीसरा स्मॉल ए। अब है होमोजाइगस फ्रीक्वेंसी, इसको F होमो बोल देते हैं, या समयुग्मज जो आवृत्ति है वो हमें देखनी है। तो समयुग्मज आवृत्ति क्या होगी, या दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, समयुग्मज या होमोजाइगस होने चाहिए। तो कैपिटल ए भी क्या है, होमोजाइगस है, समयुग्मज है, और स्मॉल ए जो है ये भी क्या है, होमोजाइगस है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी होमोजाइगोसिटी की या समयुग्मजता की आवृत्ति आ जाएगी। F हेट्रो यानी कि विषम युग्मजता या हेट्रोजाइगोसिटी की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें क्या देखना है, कैपिटल ए स्मॉल ए जीन प्रारूप को देखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले F1 पीढ़ी की बात कर लेते हैं। तो F1 पीढ़ी में मैंने आपको बताया था कि केवल एक ही जीन प्रारूप होता है, कौन सा, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इसका मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए ये जीन प्रारूप बिल्कुल एब्सेंट होंगे। तो ये क्या है, F1 पीढ़ी के अंदर 0 है, और स्मॉल ए भी क्या है, 0 है, और कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है, 100 हो जाएगा, है ना, 100% है, ये हेट्रोजाइगोसिटी 100% है। तो यहाँ पे F होमो की बात करें तो होमोजाइगोसिटी 0% है F1 पीढ़ी के अंदर, जबकि हेट्रोजाइगोसिटी कितनी है, अभी 100% है या 100% है। F2 पीढ़ी में हम लोग चलें तो F2 पीढ़ी के अंदर क्या हो जाएगा, जो हेट्रोजाइगोसिटी है वो पिछली पीढ़ी की आधी हो जाएगी। तो पिछली पीढ़ी में कितनी है, अभी F1 के अंदर ये है 100%, तो 100% का आधा कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। जबकि जो समयुग्मजता है वो उसी अनुपात में बढ़ जाती है, जो होमोजाइगोसिटी है वो उसी रेशियो के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 थी, ये कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगा, और ये स्मॉल ए वाला भी 0 था, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 कितना हो गया, 50 हो गया। तो हेट्रोजाइगोसिटी या विषम युग्मजता 50% कम हो गई, जबकि होमोजाइगोसिटी 50% बढ़ गई। ठीक है, तो F होमो कितना हो गया, 50% हो गया, बढ़ गई 50%, जबकि F हेट्रो कितना रह गया, कम हो गई, 100 से कितनी हो गई, 50 हो गई, तो 50% कम हो गई हेट्रोजाइगोसिटी। ठीक है, F3 में जाएंगे तो फिर से हेट्रोजाइगोसिटी कम हो जाएगी, 50 से कितनी रह जाएगी, 25 रह गए, और कैपिटल ए और स्मॉल ए जो है वो उसी अनुपात में बढ़ जाएंगे। 12.5 और जोड़ दो इसके अंदर, 25 के अंदर 12.5 जोड़ेंगे तो 37.5 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें भी 25 में 12.5 जोड़ेंगे तो 37.5 आ जाएगा। ठीक है, F होमो में निकालना है तो 37.5 प्लस 37.5 कितने हो गए, 75 हो गए। ठीक है, और F हेट्रो निकालना है तो 25 है, तो यहाँ पे 25 रह गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, होमोजाइगोसिटी फिर से बढ़ गई, कितनी होगी, 50 से कितनी होगी, 75% हो गई, जबकि हेट्रोजाइगोसिटी कितनी होगी, 50 से कितनी होगी, 25 होगी। F4 जनरेशन में फिर से यही होगा,
जो कैपिटल ए स्मॉल ए जीन पर रूप है फिर से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 12.5, जबकि कैपिटल ए एंड स्मॉल ए जीन पर रूप के अंदर और वृद्धि हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 43.8 और ये 43.8। ठीक है, एफ होमो अपने निकालेंगे तो 43.8 प्लस 43.8 कितने हो गए, 87.5 हो गए, और एफ हिट्रो अपने निकालेंगे तो कितना है अभी 12.5 दे रखा है, तो यहाँ पे 12.5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये कंटिन्यू करना है, कब तक, F11 तक, लगभग 11 जनरेशन तक। तो 11वीं जनरेशन के अंदर या 11th जनरेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि कैपिटल ए वाले जीन पर रूप जो है वो कितने परसेंट हो जाएंगे, 49.95% हो जाएंगे। कैपिटल ए वाले जो जीन पर रूप हैं वो कितने रह जाएंगे, 0.1% रह जाएंगे, और स्मॉल ए वाले जो जीनोटाइप्स हैं ये कितने रह जाएंगे, 49.95% रह जाएंगे। ठीक है, तो एफ होमो हमें निकालना है, तो 49.95 प्लस 49.95 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 99.9%। तो होमोजाइगोसिटी कितनी होगी, बढ़ गई, हाईएस्ट हो गई, 99.9% हो गई। ठीक है, जबकि हेट्रोजाइगोसिटी इतनी कम हो गई, कितनी हो गई है, 0.1%। ठीक है, तो इस टेबल से आप लोग समझ रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन करवाते जाते हैं वैसे वैसे होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है, 0 से कितनी हो गई, 99.9 तक पहुंच गई, और हेट्रोजाइगोसिटी या विषम युग्मनजता कम होती जाती है, पहले 100% थी, अब कितनी होगी, 0.1%। ठीक है, तो यही आनुवंशिक आधार है या जेनेटिक बेसिस है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स का। ठीक है, चलो अब जो समयुग्मनजता है या होमोजाइगोसिटी है, इसका जीन विनिमय और सहलगनता के साथ क्या संबंध है, या हम कहें होमोजाइगोसिटी का क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो समयुग्मनजता है या होमोजाइगोसिटी है वो जीन विनिमय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या क्रॉसिंग ओवर के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर जितना अधिक होगा पौधों के अंदर, ठीक है, उतनी ही समयुग्मनजता या होमोजाइगोसिटी कम होगी, क्योंकि जीन विनिमय की वजह से या क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, नए संयोजन बनते हैं या न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं जीन्स के, जिसकी वजह से हिट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनते हैं, विषम युग्मनज जो संयोजन है वो ज़्यादा बनते हैं, तो हिट्रोजाइगोसिटी बढ़ाती है ये। ठीक है, इसलिए इसका समयुग्मनजता के साथ या होमोजाइगोसिटी के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। सहलगनता के समानुपाती है। ठीक है, सहलगनता के साथ क्या संबंध है, लिंकेज के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है। तो लिंकेज क्या होती है, अभी एक गुण सूत्र के ऊपर दो जीन जो बिल्कुल पास पास स्थित हैं, ठीक है, अगर वो अलग नहीं हो रहे हैं, अलग कैसे होंगे भी, जीन विनिमय के कारण या क्रॉसिंग ओवर के कारण, तो वो इतने पास पास स्थित हैं कि जीन विनिमय से या क्रॉसिंग ओवर से वो अलग नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है अभी, सहलगनता या लिंकेज कहलाती है। तो जितनी ज़्यादा लिंकेज होगी उतने ही नए कॉम्बिनेशंस कम बनेंगे, न्यू जो संयोजन है वो कम बनेंगे, और उतनी ही समयुग्मनजता या होमोजाइगोसिटी ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है वो आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये था अभी आनुवंशिक आधार या जेनेटिक बेसिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाता है, ठीक है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है या बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत, या इसको बोलते हैं प्योर लाइन थ्योरी। तो शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत या प्योर लाइन थ्योरी क्या चीज़ होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्योर लाइन क्या होती है या शुद्ध वंशक्रम क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम पौधों में बार बार स्वपरागन करवाएं या एक प्लांट्स के अंदर हम लोग कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं, तो कई पीढ़ियों के बाद, लगभग 10 से 12 पीढ़ियों के बाद या 10 से 12 जनरेशन्स के बाद क्या होगा, जो प्लांट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, 99.9% होमोजाइगस या समयुग्मनज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं अभी, शुद्ध वंशक्रम या प्योर लाइन कहलाते हैं। ठीक है, तो प्योर लाइन को हम लोग स्वपरागन के द्वारा या सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा ही बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग किस तरह से परिभाषित करेंगे भी, किसी स्वपरागित जाति के पूर्णतया समयुग्मनज पौधों की संततियों को शुद्ध वंशक्रम कहा जाता है। ठीक है, द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ए कंप्लीटली होमोजाइगस प्लांट ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज आर कॉल्ड प्योर लाइन्स। ठीक है, स्वपरागित जाति, इसका मतलब एक प्लांट स्पीसीज है, पादप जाति है, जिसमें क्या होता है, नेचुरली या प्राकृतिक रूप से स्वपरागन होता है। ठीक है,
उसके पौधे हैं पूर्णतया समयुग्मनज। पूर्णतया का मतलब यहाँ पे क्या है अभी 99.9%, वो क्या है समयुग्मनज हैं या होमोजाइगस हैं। उनके जो प्रोजेनी प्लांट्स होंगे या संतति पौधे होंगे वो क्या कहलाएंगे, शुद्ध वंशक्रम या प्योर लाइन कहलाएंगे। और प्योर लाइन की डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं प्योर लाइन थ्योरी की या सिद्धांत की, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है वो क्या कहती है अभी, जो प्योर लाइन प्रोजेनिज होंगी या शुद्ध वंशक्रम की जो संततियां होंगी, ठीक है, उनका जीन प्रारूप एक समान होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो होमोजाइगस है 99.9%, इसलिए उनका जो जीन प्रारूप है या जीनोटाइप है वो एक समान होता है या आइडेंटिकल होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है, ये जो प्योर लाइन के जो प्लांट्स हैं या जो शुद्ध वंशक्रम के जो पौधे हैं, इनमें विभिन्नताएं या वेरिएशंस पाई जाती हैं। तो फिर ये जो वेरिएशंस हैं या विभिन्नताएं हैं ये किस वजह से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या कहती है, इनके लक्षणों में उपस्थित विविधता वंशागत न होकर केवल वातावरण के कारण होती है, ठीक है। जो विविधता इनके अंदर उपस्थित है, पौधों के अंदर या प्लांट्स के अंदर जो भी वेरिएशंस उपस्थित हैं वो किस वजह से हैं, वातावरण की वजह से हैं, न कि जीन प्रारूप की वजह से, ठीक है। जीनोटाइप की वजह से नहीं है बल्कि एनवायरनमेंट की वजह से। बस यही क्या है, प्योर लाइन थ्योरी है या शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत है, ठीक है। इसको अपने एक फ्लो चार्ट से समझेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जो प्योर लाइन थ्योरी है या शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान रखना है, जोहानसन 1903 में दिया था। ये ईयर भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो जोहानसन ने 1903 में शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसने क्या किया भाई, राजमा का नाम आपने सुना होगा, बॉटनिकल नेम क्या होता है राजमा का, फेशियोलस वुल्गैरिस। तो फेशियोलस वुल्गैरिस या राजमा की जो एक किस्म है जिसका नाम है प्रिंसेस, ठीक है। तो प्रिंसेस किस्म का अध्ययन किया या स्टडी की किसने, जोहानसन ने 1903 के अंदर। और ये थ्योरी जो थी या ये जो सिद्धांत था वो प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब जोहानसन ने किस तरह से राजमा जो है उसकी प्रिंसेस किस्म का अध्ययन किया वो हम लोग एक फ्लो चार्ट से देखेंगे। तो जोहानसन ने क्या किया अभी, एक व्यापारी से राजमा के बीज खरीदे, ठीक है। लगभग मान लीजिए 1 किलो बीज जो था वो जोहानसन ने खरीद लिया व्यापारी से, ठीक है। अब इसने क्या किया अभी, इन राजमा के बीजों का या राजमा सीड्स जो थे इनका अध्ययन किया, है ना। इनका जब एनालिसिस किया, इसने इन बीजों को देखा तो इसने देखा कि ये इनके जो बीज थे इनके साइज़ में काफ़ी विविधता थी, ठीक है। बीज के आकार में विविधता थी या सीड के साइज़ में वेरिएशन था, ठीक है। मतलब बीज का आकार अलग अलग था या सीड का जो साइज़ है वो वेरी कर रहा था या अलग अलग टाइप का था, ठीक है। तो उसने क्या किया अभी, वर्ण किया या सिलेक्शन किया। तो वर्ण या सिलेक्शन करने पर उसने देखा कि बीज आकार के आधार पर इन बीजों को 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। एक बीज उसने निकाला जो कि बहुत बड़ा था, ठीक है, सबसे बड़ा बीज। और फिर कौन सा, मध्यम बीज या मिडल सीड, और फिर स्मॉल सीड या सबसे छोटा बीज। अब इसने क्या किया अभी, सबसे बड़े जो बीज थे उनको उगाया, जो मध्यम बीज थे, मिडल बीज थे, उनको भी फिर से उगाया, और जो स्मॉल बीज थे, छोटे साइज के बीज थे, उनको भी फिर से उगाया, ठीक है। उगाने से क्या मिलेगा, इसे पौधे मिल जाएंगे। तो 3 अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो इसने ऑब्टेन कर लिए। अब बड़े बीज को उगाने से जो पौधा मिला था, जो लार्ज साइज का जो सीड था उसको ग्रो करवाने से जो प्लांट मिला था, उस प्लांट से या इस पौधे से इसने क्या किया, बीजों को एकत्रित कर लिया, ठीक है। तो ये जो बीज थे वो कैसे थे, बड़े आकार के बीज थे। जो मध्यम बीज को उगाकर इसने पौधे विकसित किए थे, उन पौधों से भी इसने बीजों को एकत्रित कर लिया। तो ये जो बीज थे वो किस साइज के थे, मध्यम आकार वाले थे या मिडल साइज वाले सीड थे। और सबसे छोटे बीज जो थे उनको उगाकर इसने प्लांट्स डेवलप किए और उन प्लांट्स से फिर सीड्स को कलेक्ट किया। तो इसने देखा कि इन पौधों से जो बीज मिल रहे थे वो कैसे थे, छोटे आकार वाले थे या स्मॉल साइड सीड थे, ठीक है। तो ये जो बड़े आकार वाले बीज थे इनका औसत बीज भार कितना था या एवरेज सीड वेट कितना था, 640 मिलीग्राम, ठीक है। जो मध्यम बीज, जो मिडल साइज सीड थे या मध्यम भार वाले जो बीज थे
उनका औसत बीज भार कितना था, या एवरेज सीड वेट 450 मिलीग्राम, है ना, 450 मिलीग्राम। और सबसे छोटे साइज के जो बीज थे, इनका औसत बीज भार या एवरेज सीड वेट कितना था, 350 मिलीग्राम। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो 640 मिलीग्राम, 450 मिलीग्राम, 350 मिलीग्राम। ठीक है, तो इन तीनों में काफ़ी अंतर है। ठीक है, लगभग 200 या 100 मिलीग्राम का अंतर है इन तीनों के अंदर। ठीक है, तो इसने क्या किया अभी, इसको इसने बोला लाइन 1 या वंशक्रम 1, इसने नंबरिंग दे दी इसको, और जो मध्यम बीज वाले थे इसको दिया लाइन 2 या वंशक्रम 2, और तीसरा जो था वो इसने बोला लाइन 3 या वंशक्रम 3। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेरिमेंट का पहला स्टेप था इसके। तो इसने 3 लाइन्स विकसित की या 3 वंशक्रम विकसित किए। अब इसने क्या किया अभी, इन तीनों में से कोई भी एक लाइन सेलेक्ट कर ली, लाइन 1 या लाइन 2 या लाइन 3। तो मान लीजिए इसने लाइन 1 को सेलेक्ट किया। ठीक है, हम लोग इसको लेके चलेंगे आगे। इसने लाइन 1 के बीजों को सिलेक्ट कर लिया, इन बीजों को ले लिया, और इन बीजों को इसने क्या किया, फिर से वर्ण किया। लाइन 1 के बीजों का फिर से वर्ण किया आकार के आधार पर। ये जो बड़े आकार के बीज हैं, इनका जो साइज़ है उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन फिर भी रहता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट सेम आकार के होंगे या एग्जैक्ट सेम साइज़ के नहीं होते, बल्कि इनके साइज़ में कुछ डिफरेंस जो है या कुछ भिन्नता जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो इसने बीज आकार के आधार पर फिर से वर्ण किया, तो इसको क्या मिला, बड़ा बीज मिल गया, सबसे बड़ा बीज मिल गया, और फिर सबसे छोटा बीज जो था इसने अलग कर लिया। सबसे बड़े बीज को इसने उगाया, प्लांट डेवलप किया, सबसे छोटे बीज को भी फिर से इसने उगाया, सोइंग की, और प्लांट डेवलप किया। अब इन पौधों से इसने फिर से क्या किया, वही प्रक्रिया दोहराई, बीजों को अलग कर लिया, बीज वर्ण कर लिया, यहाँ पे भी बीज वर्ण कर लिया, और फिर से इसने वर्ण किया। बीज वर्ण किस आधार पर किया, बड़ा छोटा, इसका मतलब बड़े बीज को अलग किया, फिर छोटे बीज को अलग किया। इसमें भी बड़े बीज को अलग किया, फिर छोटे बीज को अलग किया। ये कब तक किया इसने, 6 पीढ़ियों तक, 6 जनरेशन्स तक इसने ऐसा किया। ठीक है, लेकिन ये जो सिलेक्शन था या वर्ण था, जो दूसरे नंबर पे जो सिलेक्शन किया था लाइन 1 को लेकर, ये वाला जो सिलेक्शन था, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो वर्ण था या सिलेक्शन था, ये बिल्कुल ही प्रभावहीन था या इनइफेक्टिव था। ठीक है, क्यों था, कारण क्या था उसका, औसत बीज भार में जो अंतर था, ठीक है ना, ये जो वर्ण किया इसने इन बीजों के अंदर, ये बड़े बीज और छोटे बीज के मध्य जो औसत भार में अंतर है, ठीक है, वो कितना है अभी, सिर्फ 10 से 15 मिलीग्राम का ही था, जो बहुत कम है। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, यहाँ पे अंतर कितना है अभी, 640 450। ठीक है, लगभग 190 का अंतर है, और 450 350, 100 मिलीग्राम का अंतर है। ठीक है, तो ये अलग अलग लाइन्स हैं, है ना, 3 अलग अलग लाइन्स हैं, जबकि यहाँ पर ये वो कह रहा है कि सिर्फ 10 से 15 मिलीग्राम का ही अंतर आया। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट ये निकला कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन थी, लाइन 1 ले लो, चाहे लाइन 2 ले लो या लाइन 3 ले लो, इसके जो सीड्स हैं, ठीक है, इनके बीजों, इनके औसत बीज भार के अंदर या एवरेज सीड वेट के अंदर जो डिफरेंस आया है या जो अंतर आया है ना, कितने का अंतर आया है, 10 से 15 मिलीग्राम का जो अंतर आया है ना, ये किस वजह से आया है, वातावरण के प्रभाव के कारण आया है या एनवायरनमेंट के इफेक्ट के कारण आया है। ठीक है, और ये जो भार में अंतर है ये वंशागत नहीं है या हेरिडिटरी नहीं है, इसका मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, इसी जनरेशन में ये रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि वातावरण के कारण ये अंतर आ रहा है या एनवायरनमेंट के कारण ये इफेक्ट आ रहा है। तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हो गया कि वातावरण का पौधों के लक्षणों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और यही क्या है अभी, प्योर लाइन थ्योरी है या शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत है। ठीक है, शुरू में यही डिफाइन किया था आपने, प्योर लाइन थ्योरी या शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत को। तो एक बार मैं और बता देता हूँ आपको, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत देखो क्या कहता है अभी प्योर लाइन थ्योरी। जो शुद्ध वंशक्रम होता है या प्योर लाइन होती है, उसके जो पौधों का जीन प्रारूप होता है या जीनोटाइप होता है, वो कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है या एक समान होता है।
कहता है कि अगर इन पौधों के लक्षणों में कोई अंतर आता है या विविधता आती है या वेरिएशन आती है तो वो किस वजह से होती है, केवल वातावरण के कारण होती है, न कि जीन प्रारूप के कारण। और यही सिद्ध किया किसने, प्योर लाइन थ्योरी ने या शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत के द्वारा किसने, जॉनसन ने 1903 के अंदर। तो ये है अभी प्योर लाइन थ्योरी। ठीक है, तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।